11th में ही मेरे को 4 सब्जेक्ट में रिपेयर्स आई थी। 11th में फ़ेल हो गया था। घर वालों की उम्मीदें तो मेरी तभी टूट गई थी कि इससे कुछ नहीं होगा अब। तो फिर 12th में भी जब मेरे को दोबारा 2 सब्जेक्ट में रिपेयर आ गई, तो फिर तो एक टाइम पे तो ऐसा था, मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा था कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँगा। स्कूल लाइफ में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फेलियर देखे हैं, मतलब काफ़ी शाई था मैं, मतलब किसी के साथ घुलता मिलता ज़्यादा नहीं था। टीचर्स के साथ मेरी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी। 6 महीने स्कूल ही नहीं गया था, मतलब मैं स्कूल बंक करके प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स खेलता था। मैंने आज तक स्कूल की स्टेज दूर से नहीं देखी है। जिस दिन फंक्शन होता था तो मैं छुट्टी मार देता था। अगर घर वाले भेज देते थे तो मैं कल स्कूल में ही नहीं जाता था, बाहर ही निकल जाता। तो मेरे लिए तो इंटरव्यू सबसे बड़ा फोबिया था। तो फिर मैंने बैंकिंग में सबसे पहले अपना ट्राई दिया IBPS PO 2019 में। तो उधर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। 1 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था, अपने से 100% दिया था मैंने। डेली के 10 घंटे प्रिपेयर करके और मेरा प्री निकल गया था। तो उस टाइम पे मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस आया था कि अगर मैं 1 मंथ में प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसके एग्ज़ाम्स निकाल लूँगा। फरवरी में मैंने थोड़े देर दिन PUBG खेली थी, सुबह से लेकर रात तक। बट यही था कि PUBG का टाइम डाइवर्ट किया सुबह, मतलब मेरी सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं मूवीज़ देखने बैठूँगा, क्या पता सुबह बैठूँ और शाम तक देखता ही रहूँ। कोई भी सीरीज़ हुई उसको शाम तक कंप्लीट ही करना है। बट इसी को मैंने क्या किया, बस पढ़ाई में इसको मतलब लगाया कि सुबह बैठना और शाम तक ये है कि पढ़ना ही पढ़ना। फिर मैंने यही सोचा था कि एक मेरी आंखों में सपना था कि मेरे को इसको क्वालिफाई करना ही है। बट इसके लिए यही था कि अगर मैं 5 घंटे दूंगा तो क्या पता मेरे को 3 साल लगे। बट मैंने सोचा था 10 से 12 घंटे लगाऊंगा, बट साल एक ही देना। काफ़ी शादियाँ थी, शादियों का सीज़न भी आया था, बट मैंने सभी को अवॉइड किया। और मैं मतलब स्टडी टाइम से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, क्योंकि मेरे को था कि इस साल एग्ज़ाम निकालना भी है किसी भी हालत पे, और करके दिखाना ही है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और घर वालों को प्राउड फील करवाने की ये एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, और डेफिनेटली अब तो काफ़ी खुश है सब। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसी एक शख्सियत आज हमारे सामने है, हमारी रियासी के अगार बलिया के रहने वाले राघव अली, जिन्होंने इन लाइनों को सच साबित किया है। तो राघव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। थैंक यू। और रियासी अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी, तो राघव, जैसे बात करते हैं कि आपकी इस जर्नी के बारे में, आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जबकि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके बारे में बताइए, कितना मुश्किल था और कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैं रियासी अपडेट के लिए इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब समझा कि मैंने कुछ अचीव किया, जो तो आज तक मेरे को खुद नहीं लगता है कि अभी मैंने ही सच में इसको अचीव किया है। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि ये नहीं था कि मैं बचपन से ही काफ़ी की मतलब एक अच्छा स्टूडेंट था। लाइफ में मैंने मतलब अपनी स्कूल लाइफ में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फेलियर देखे हैं, मतलब काफ़ी शाई था मैं, मतलब किसी के साथ घुलता मिलता ज़्यादा नहीं था। टीचर्स के साथ मेरी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी। जैसे कि 11th में मेरे को मतलब 11th में ही मेरे को 4 सब्जेक्ट में रिपेयर्स आई थी। 11th में फ़ेल हो गया था। घर वालों की उम्मीदें तो मेरी तभी टूट गई थी कि इससे कुछ नहीं होगा अब। तो फिर 12th में भी जब मेरे को दोबारा 2 सब्जेक्ट में रिपेयर आ गई, तो फिर तो एक टाइम पे तो ऐसा था, मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा था कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँगा। ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी भी मतलब इतनी स्ट्रिक्ट है, तो फर्स्ट सेम में ही कितने बच्चों को उड़ा दिया जाता है। सबसे पहले तो मेरी सिस्टर थी जो कि मेरे से 2 साल पहले मतलब 2 साल पीछे थी। बट 2 साल जब मेरे को रिपेयर आई तो मैं उसके साथ मतलब जब पहुंच गया तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट लगी कि अब मेरे को अपनी सिस्टर के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे से 2 साल छोटी है। फिर ये था कि मेरी सिस्टर काफ़ी मतलब अच्छी थी पढ़ने में, उसके 90% थे 12th में। तो AICT थी SSS। तो उधर से पापा को पता चला था कि उसमें मतलब कि अगर आप मतलब उसमें फॉर्म भरोगे तो आपको मतलब उस टाइम पे था कि उसको MBBS के लिए शायद उसका था कि भरना है, बट उधर हुआ नहीं था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे 60% थे, तो पापा ने मेरा भी उसके साथ भर दिया। उनको लगा इसका तो होगा नहीं, पर चलो भरने में क्या क्या होता है। तो ये था कि उसका तो हो ही गया। 5000 बच्चों को लेना था, तो मेरा 4900 कुछ पे नंबर था, मतलब लास्ट में 60% तक ही उसका कट ऑफ गया था। तो फिर मेरे को लगा कि अब मतलब मेरी बहन का नंबर आया था पंजाब में, तो वो अकेली थी तो उसको तो भेजा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके साथ अगर इधर पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने सोचा ये नहीं जाएगी बट मैं चला जाता हूँ। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी हेल्दी हुआ करता था पहले, तो इसकी वजह से मैं चला गया था उधर ग्रेजुएशन के लिए। देन मेरे को पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। दैन फिर मेरे को वहाँ पे थोड़ी मोटिवेशन मिली। सबसे पहले तो मैंने 27 kg वेट कम किया था अपना 3 मंथ के अंदर। मैंने सबसे पहले तो मेरा स्टार्ट मतलब मेरी जर्नी का स्टार्ट तो उधर से ही हुआ था, जहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। जब जैसे फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई
तो फिर मैंने सोचा था कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कि मैं जहाँ पे करूँगा MBA के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा माइंड बन नहीं रहा था। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई सीट निकाल पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल था, सोचना भी नहीं था। बट उस टाइम पे ये था कि मैंने सही में मैं चंडीगढ़ गया था घूमने के लिए ही। दोबारा मैंने सोचा घर में क्या करना है, उस टाइम पे नेट भी बंद हो गया था। तो मैंने सोचा चंडीगढ़ चल पड़ते हैं। मेरा एक और फ्रेंड था, उसने बोला चल उधर जाएंगे, MBA छोड़ तो कोचिंग लेते हैं तो कुछ करेंगे। मैंने बोला चल एंजॉय करेंगे, जहाँ तो उधर कोई जॉब देखेंगे, जॉब करेंगे। तो जब हम वहाँ पे गए, तो जब हमने वहाँ पे जॉब्स के लिए देखा तो वहाँ पे मतलब बड़ी कम पे थी, तो उधर हमारे खर्चे ज़्यादा थे। तो मैंने बोला कि नहीं, इससे इतना तो मतलब हमको घर से पैसा आ सकता है, तो हम एक काम करते हैं कि ट्राई देते हैं, कि देखते हैं कि कुछ हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो कोचिंग सेंटर में मैं गया, वहाँ पे तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था IBPS का क्या होता है या SSC का क्या होता है। उन्होंने जो मेरे को बोला कि ये कोचिंग्स हैं, आप ये कर सकते हो। तो मैंने बोला जो कुछ आपके पास है आप सब में दे दो, मतलब सब में एडमिशन दे दो। मैंने सब में एडमिशन ली। फिर मैंने जब बैंकिंग का देखा कि इसमें IBPS 3 मंथ के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट करके आपको सिलेक्शन दे देता है, तो SSC का जब मैंने देखा कि 3-3 साल जहाँ पे मतलब लग जाते हैं इसके रिज़ल्ट आने में, कभी इस पर मतलब डिले हो जाता है कभी। तो फिर मैंने बैंकिंग में सबसे पहले अपना ट्राई दिया IBPS PO 2019 में। तो उधर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। 1 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था, अपने से 100% दिया था मैंने, डेली के 10 घंटे प्रिपेयर करके, और मेरा प्री निकल गया था। तो उस टाइम पे मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस आया था कि अगर मैं 1 मंथ में प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसके एग्ज़ाम्स निकाल लूँगा। बट चाहिए यही था कि मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए था। जैसे कि कोचिंग सेंटर में उन्होंने हम बड़ा ज़्यादा लाइटली लिया। उन्होंने हमको ना ही मेंस की प्रिपरेशन करवाई ना कुछ। मैंने किया था जब प्री भी क्वालिफाई, तो मैं यूट्यूब से खुद जब कोचिंग सेंटर से वापस आके करता था। उनका तो ये था कि 6-7 महीने हमारे साथ ही रहो। तो जब मैंने देखा कि जो वहाँ पे टीचर थे वो खुद भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे साथ, तो मेरे को समझ गया कि इनका खुद नहीं हो रहा है, तो हमको तो ये कहाँ पर करवाएंगे। 1 मंथ के बाद मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया और मैंने खुद मेंस से प्रिपेयर किया यूट्यूब से, बट मेरे से हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने यही 2-3 महीने, फिर मैं घर आ गया। घर में इंटरनेट बनता, जैसे कि रियासी मैंने अप्लाई किया इंटरनेट के लिए, जहाँ पे BSNL के दफ्तर में। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को, उस टाइम पे रियासी में वायर्स ही नहीं थी, तो कोई हुआ नहीं, वाईफाई मेरा लगा नहीं। जनवरी फरवरी मेरा ऐसे ही मतलब वेस्ट हुआ। फरवरी में लास्ट में 2G चला था। तो मार्च में फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। और अब मैं इस साल SBI PO मैंने सबसे पहले टारगेट किया था कि SBI PO सबसे पहले आएगा तो मैं उसको क्वालिफाई करूँगा। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया घर में। लॉकडाउन हो गया तो मतलब ये कहीं से कोचिंग ले रहे थे या फिर खुद से, या मतलब खुद की गाइडलाइंस पे ही चल रहे थे? फिर मैंने सोचा कि फिर मतलब एक एग्ज़ाम मैंने IBPS PO 2019 दिया, तो मेरे को आइडिया हो गया था थोड़ा बहुत कि मतलब नहीं, कोचिंग सेंटर से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर विल होना तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर में उनको बस पैसे से मतलब है, पैसा गया। तो मतलब उस टाइम पे प्री भी हम 3 ही बच्चों का क्वालिफाई हुआ था पूरे चंडीगढ़ में। 500 बच्चा था, 3 बंदों का प्री क्वालिफाई हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मैंने इन 500 बच्चों में प्री क्वालिफाई कर दिया, और इनसे नहीं हुआ चंडीगढ़ में वो भी। बट फिर मेरे को एक तो पता चल गया कि कोचिंग सेंटर में कुछ नहीं होता है, कोई किसी के पास कुछ नहीं है कि जो आपको वो सक्सेस दिला सकते हैं। तो वही था कि फिर मैंने जब घर में आया तो फिर मैंने घर में ली थी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन थी, वहाँ पे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन थी। तो वहाँ पे टीचर तो अच्छे थे, बट ये है कि वो आपको देख नहीं रहे हैं। पढ़ना तो आपको खुद से, और एफर्ट आपको खुद से देखना है। उस टाइम पे फिर मैंने यही सोचा कि जैसे घर वालों को बचपन में तो मैं उनको कभी ना ही मैं कभी टॉपर था अपनी क्लास में, ना कभी। मैंने सोचा कि चलो अगर स्कूल में मैं फेल हुआ, बट मेरे को लाइफ में पास होकर दिखाना है घर वालों को कि मेरे को कुछ भी हो जाए, एक ना एक में तो सिलेक्शन लेनी ही है। तो फिर मैंने अनअकैडमी से पढ़ना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे ये था कि टीचर तो काफ़ी अच्छे थे, बट वो आपको देखते नहीं है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप करोगे तो अपने दिल से करोगे। तो तब मैंने जब स्टार्ट किया था, तब मैं सुबह से लेके मतलब डेली के 10 से 12 घंटे मैं डेली देता था बिना रुके। कुछ काम नहीं, उस टाइम पे तो लॉकडाउन था, अंदर बाहर जाना भी नहीं था। तो सुबह ये था कि पापा मेरे को बोलते थे 5 बजे उठना है, तो मैं उनको बोलता था कि टाइम टेबल मेरा रहेगा, बट मैं पढ़ूंगा ज़रूर। अब जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं आपको 5 बजे उठ के पढ़ना ही है, मैं खुद 10 बजे उठता हूँ, पर मैं रात को 2 बजे सोता था। सुबह 10 बजे से लेके मैं शाम को 11 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं फ़ोन चलाता था, मूवीज़ देखनी या कुछ भी करना, सब कुछ। मतलब ये नहीं था कि मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था। रात को क्या बता, मैं 11 बजे मूवी देखने बैठूँ तो सुबह 4 या 5 भी मेरे को बज जाते थे देखते देखते। बट मैं टाइम ये था कि मैं पढ़ाई के टाइम पे उसको मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बट जब फ्री टाइम है,
जैसे मैं अपनी नींद कंप्रोमाइज़ करके देखता था अगर कोई सीरीज़ आ गई या कोई मूवी आ गई, क्योंकि इस समय मेरे को शुरू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब जैसे मैं पबजी खेलता था, जब मैं घर आया था स्टार्टिंग में, पहले फरवरी में मैंने थोड़े देर दिन पबजी खेली थी सुबह से लेकर रात तक। बट यही था कि पबजी का टाइम डाइवर्ट किया सुबह, मतलब मेरी सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं मूवीज़ देखने बैठूंगा, क्या पता सुबह बैठूँ और शाम तक देखता ही रहूँ, कोई भी सीरीज़ हुई उसको शाम तक कंप्लीट ही करना है। बट इसी को मैंने क्या किया, बस पढ़ाई में इसको मतलब लगाया कि सुबह बैठना और शाम तक ये है कि पढ़ना ही पढ़ना। फिर मैंने यही सोचा था कि एक मेरी आंखों में सपना था कि मेरे को इसको क्वालिफाई करना ही है। बट इसके लिए यही था कि अगर मैं 5 घंटे दूंगा तो क्या पता मेरे को 3 साल लगे। बट मैंने सोचा था 10 से 12 घंटे लगाऊंगा, बट साल एक ही देना है कि इसी साल निकालना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं देना बस। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की घर में ही, मार्च में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बीच में जेके बैंक की जब नोटिफिकेशन आई तो फिर तो मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर आईबीपीएस नहीं हुआ, ये तो हमारी स्टेट का मतलब एग्ज़ाम था, मैं सोचा अगर वहाँ पे नहीं भी हुआ तो यहाँ पे तो मेरे को हो ही जाएगा। ऐसे ही मैंने प्रिपेयर स्टार्ट की। 5 मैंने एग्ज़ाम्स भरे थे, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जेके बैंक पीओ, जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट और आरआरबी पीओ। और ये था कि मेरे सारे प्री क्वालिफाई हुए सबसे पहले, और मेरे हर एक प्री में 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही थे। जैसे पिछली बार मेरे आईबीपीएस पीओ प्री में 60 मार्क्स थे, 58 कट ऑफ था। इस बार कट ऑफ 58 था पर मेरे मार्क्स 81 थे। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हुई है। सारे मेरे प्री क्वालिफाई हुए, फिर मेरे मेंस क्वालिफाई हुए, दैन फिर इंटरव्यू मैंने सारे दिए। मेरा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रहा एसबीआई पीओ, उसमें मेरे को इंटरव्यू में एवरेज नंबर मतलब मिले थे। बट ये था कि उसमें मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी लैग कर गई, उसमें मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी इंटरव्यू में, कुछ चीज़ों को मैंने लाइटली ले लिया, उसकी वजह से मेरे को उसमें नहीं हुआ। बट ये है कि उसमें जिसमें मेरे मेंस के मेरे से कम बच्चों के नंबर है, उनकी भी सिलेक्शन हुई जो मेरे साथ गए थे। बट उसमें मेरे को इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिल पाए, तो उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर मेरे को ये था कि अब आईबीपीएस पीओ में मेरे को पीएनबी मिलना चाहिए, जैसे सेकंड बेस्ट बैंक वही है। दैन फिर मेरे को अब आईबीपीएस पीओ में पंजाब नेशनल बैंक मिल गया। अब मेरे को जेके बैंक पीओ में भी सिलेक्शन है, आरआरबी पीओ में भी सिलेक्शन हो गई है, जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट में भी सिलेक्शन हो गई है। ये है कि उसके बाद सबसे पहले मेरा आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था, तो उस दिन मैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए जा रहा था चंडीगढ़। रास्ते में मेरे को रिज़ल्ट आया था। उस दिन मेरा यही था कि मेरे को घर पे रिज़ल्ट नहीं आया, घर वालों के चेहरे पे जो मैंने खुशी देखनी थी वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि घर में तो सभी खुश थे। एक मतलब उस दिन शिवरात्रि भी थी, तो ऊपर से एक अलग ही त्यौहार फेस्टिवल ही घर वालों के लिए तो वही फेस्टिवल था कि नहीं उसकी जॉब लग गई है। यही मेरी जर्नी थी। तो राघव, जैसे आपने बात करी कि आपने एट अ टाइम 4 एग्जाम्स क्लियर किए हैं विद इन अ ईयर, तो अभी आपके पास तो ओपन चॉइस है, तो अभी आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करने के लिए सोच रहे हैं? आई मीन कि कौन से बैंक के साथ मतलब आप ज्वाइन करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मेरी आरआरबी पीओ में मेरे को श्रीनगर में अथूरा मिला है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट मिली है। तो वो तो मैं अभी करूँगा नहीं। अब जैसे जेके बैंक पीओ में मेरे को मिला है, इधर माहौर मिला है। तो अब घर वाले तो मेरे को बोल रहे हैं कि जेके बैंक ज्वाइन कर ले, क्योंकि पास है, तू आ सकता है। तो अब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो नेशनलाइज बैंक हैं, इसमें 3 साल में आप स्केल 2 में प्रमोशन ले सकते हो। पर इसमें यह है कि इसमें स्टेट के बाहर भी बड़े ज़्यादा बैंक्स हैं। अब जैसे स्केल 3 के बाद तो मेरे को लगता नहीं है मेरे को पोस्टिंग घर में कभी भी मिलेगी। अब तो मेरे को कैरियर या होम में से एक चीज़ को चूज़ करना है, जहाँ तो कैरियर जहाँ तो होम। अब खुद मैं इसी प्रॉब्लम में हूँ कि अब मैं क्या चूज़ करूँ। अब जैसे जेके बैंक में तो मैं कल जाके ज्वाइनिंग डाल सकता हूँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि पीएनबी का जैसे जून जुलाई में होता है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद, वैसे तो मैंने पूरा मन पीएनबी पे ही बनाया कि नहीं मेरे को कैरियर देखना है। अभी तो ऐसी घर में इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो या कुछ है। बट हाँ, पीएनबी मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। तो ये तो बात हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और आपकी लाइफ की कि आप कैसे स्टूडेंट थे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे। उसके बाद में सडन एक मतलब मौज मस्ती के लिए जैसे आप चंडीगढ़ गए और सडन एक चेंज आया, एंड आफ्टर दैट आपके हार्ड वर्क से आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किया। बट स्कूल लाइफ की बात करते हैं, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, वो कहाँ से हुई है और स्कूल टाइम पे आप मतलब स्टडी को कितना सीरियस लेने वाले स्टूडेंट थे? हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं दीपक पब्लिक स्कूल जो तो मेरे घर के पास था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मेरी स्कूलिंग में सबसे ज़्यादा यही आई कि मेरे घर के साथ ही स्कूल था, तो सभी अपने थे। मेरे जैसे चाची भी वहाँ पे टीचर थे, तो वो इंग्लिश मेरे को पढ़ाते थे। तो मतलब बाकी जो सर थे, जो मैम थे, उन सभी को मैं जानता था। तो अच्छा, फिर सडन उन्होंने मेरे को बोला कि अब जैसे हमारे रियासी में उस टाइम पे सबसे बेस्ट जहाँ तो कॉन्वेंट था, जहाँ तो त्रिकुटा था। तो घर वालों ने फिर कॉन्वेंट का पता नहीं, बट उन्होंने मेरे को 8th में जैसे मेरे 50% आए थे, 50% मेरे आए, तो घर वालों ने बोला कि इसको त्रिकुटा शिक्षा निकेतन में
डालना है। अब जैसे मैंने तो बचपन से देखे सभी अपने बंदे, जब मैं उधर गया वहाँ पे जब मैंने कंपटीशन देखा बच्चे 90% वाले, वो तो दूसरे बंदे से, तो मैं तो था भी शाही। तो ये था कि मैं घुल मिल पाया ही नहीं ज़्यादा बच्चों से, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप बैठा रहता था, ना टीचर से कभी इंटरेक्ट करना, पीछे चुपचाप पीछे कहीं बैक बेंच पे कहीं देखना जहाँ पे मैं दिखूँ नहीं किसी को, वहाँ पे मैं चुपचाप बैठ जाता था और बस सुनता रहता था। फिर जब त्रिकुटा शिक्षा निकेतन में मेरी जब 10th हुई, हाँ 9th 10th मेरी हो गई, 10th में मेरे को रिपेयर नहीं आई, और फिर जब मैं पहुंचा हाई सेकेंडरी में फिर कॉन्वेंट के बच्चे भी आए, तो फिर हमको हमारे लिए तो वो लगता था कि नहीं यार इनके जैसा कैसे बन सकते हैं, ये तो है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही है, मतलब अलग ही वो है। बट उस टाइम पे ये था कि रियासी में मेरे को एक ही टीचर मतलब जो अच्छे लगे। जब 11th में मेरे को रिपेयर आई 4 साल, मैं तो 6 महीने स्कूल ही नहीं गया था, मतलब मैं स्कूल बंक करके प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स खेलता था। 6 मंथ में स्कूल नहीं गया, फिर पापा को पता चला, स्टूडेंट टीचर्स ने बुलाया, फिर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ, हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर उन्होंने मेरे को क्या, फिर मैंने सभी टीचर्स के पास ट्यूशन लगाई, स्कूल के टीचर्स के ताकि पास कर दें। तो फिर जैसे कैसे करके 11th मैंने क्लियर की, और जैसे ही 12th में मैं गया छोटू सर के बाद केमिस्ट्री में, पता नहीं कैसे बट केमिस्ट्री में मेरे को एक इंटरेस्ट आया छोटू सर के बाद। छोटू सर मेरे को उनका पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है, उनके साथ इंटरेक्शन होती थी, वो थोड़ा मजाक मजूक भी करते थे। और हमारा बैच था वो वाला बैच जो मतलब 11th में ट्यूशन नहीं पढ़ा है उनके पास, क्योंकि वो 11th में आधा सिलेबस करवाते हैं और 12th में फिर आधा करवाते हैं। तो हमारा जो बैच बना था, हमने 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं था, उन्होंने एक स्पेशल बैच बनाया था ऐसे ही, जो मेरे जैसे बटक बुटक के आए हैं उनके पास, मतलब हम सब एक जैसे थे। तो वहाँ पे उनको मेरे अंदर स्पार्क दिखा था। तो उस टाइम पे ये था कि, और जब वो मतलब फिर मेरे को लगा ना इनको मेरे से कुछ उम्मीदें हैं, तो फिर मैं ये कोशिश करता था कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और फिर मैं घर में भी नहीं था, जब जैसे ऑटो में इधर से मैं जाता तो मैं रास्ते में पढ़ता था, और वहाँ जाते तक मैं मतलब याद कर लेता था, इतनी मेरी कैपेसिटी। ये था कि मेरे अंदर पोटेंशियल थी, बट इधर मैं अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाया कभी, क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा फ़ोन्स पे, वीडियो गेम्स पे और मूवीज़ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करता था। फिर छोटू सर, फिर उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने बोला कि जो मतलब गवर्नमेंट जॉब करता है वो ट्यूशन ही नहीं पढ़ा सकेगा। फिर उस टाइम पे फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा खजल हुए थे। अब जैसे कोई भी है तो वो तो यही चाहेगा ना उसका बच्चा बेस्ट के पास ट्यूशन पढ़े। अगर आप बेस्ट कोई ट्यूशन पढ़ाने से बैन कर दोगे तो फिर बच्चे का क्या हाल होगा। अब जो मतलब चलो कुछ भी टीचर कैसा भी उनके अंदर जैसा भी है, बट अगर वो नहीं पढ़ा सकते हैं तभी तो हम उनके पास नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो खुद बेस्ट के पास जाएंगे। उस टाइम पे छोटू सर को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से ही बंद करवा दिया। फिर हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो बेस्ट है अगर आप उसको भी नहीं ट्यूशन पढ़ाने दोगे फिर कैसे होगा, बच्चा कैसे अच्छा बनेगा। बट ये है कि छोटू सर के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन थी। अब जैसे जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो मैं सबसे पहले छोटू सर के पास गया था, हाँ, उनको बताने के लिए कि नहीं मैंने सच में कुछ किया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुश हुए थे। तो राघव, जैसे आपने बताया कि आप अपने चाइल्डहुड में एक ओवरवेटेड स्टूडेंट थे और थोड़े शाई थे, मतलब लेस कॉन्फिडेंट थे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी आपकी जो सक्सेस को है वो अफेक्ट करते हैं। बट अभी ये सक्सेस अचीव करने के बाद में ये चीज़ें, मतलब ओवरवेटेड तो खैर अब आप नहीं है, बट शाइनेस और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है या अभी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी है? नहीं, मतलब वैसे तो ये तो नहीं है कि बंदा सडन ही कुछ अलग हो जाता है, वैसा तो नहीं है। बट हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अब जैसे मेरे को अब बैंकिंग के टाइम पे, पहले तो मैं किसी के साथ, लड़कों के साथ होगा, लड़की से तो मैं तो दूर से ही मतलब था मेरे अंदर, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर पाता था। तो अब तो मैं मतलब अगर जैसे मेरे को इंटरव्यूज़ में बड़े सारे बच्चे मिले, मतलब टॉपर्स मिले, तो मैं खुद से ही मतलब बोलता था, उनके साथ इंटरेक्ट करता था, फिर उनके नंबर या मतलब रखता था कि बाद में बंदा कर सकता है। बट नहीं, हमको मतलब इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शाई हो, जब सबसे ज़्यादा मेरे को फोबिया इंटरव्यूज़ है कि उनको कैसे फेस करना। 5 पैनलिस्ट, मैंने आज तक स्कूल की स्टेज दूर से नहीं देखी है। जिस दिन फंक्शन होता था तो मैं छुट्टी मार देता था, अगर घर वाले भेज देते थे तो मैं कल स्कूल में ही नहीं जाता था, बाहर ही निकल जाता। तो मेरे लिए तो इंटरव्यू सबसे बड़ा फोबिया था। बट ये है कि फिर मेरे को पता था कि अगर पीओ क्लियर करना है तो इंटरव्यूज़ को तो फेस करना ही पड़ेगा। और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, जैसे मैंने 15 दिन पहले फिर जैसे बोले मिरर के आगे बैठ के आप बोलने की ट्राई करो। फिर मैं खुद से क्वेश्चन लिख लेता था और खुद को ही आंसर करता, 1-1.5 घंटा खुद में ही बोलता रहता था। लास्ट में मैंने ऐसे प्रिपेयर किया, और जब मैं इंटरव्यू रूम के बाहर था तब तो मेरे को एंजाइटी अटैक आ गया था एकदम से, मतलब मेरी सांसें फूल गई थी। फिर मैम ने मेरे को पानी दिया कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, वो भी आपके मतलब सीनियर्स ही हैं, उनको एज ए सीनियर ट्रीट करो। जब मैं इंटरव्यू रूम में गया, एक बार जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ ना, फिर मेरा मतलब फिर तो वही, जब एक बार फ्लो में स्टार्ट हो जाए ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही उन्होंने मेरे को रियासी के बारे में पूछा, फिर डैम के बारे में पूछा, तो मतलब ऐसा अपनापन लगा कि नहीं कुछ अपना पूछना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछना। बैंकिंग तो उन्होंने बाद में पूछी, तो उस इंटरव्यू में मेरे को 100 में से 88 मार्क्स मिले थे। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा वही था, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं इंटरव्यू कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। अब तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए, अब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं है। बट ये भी मैं बात बोलना चाहता हूँ, जैसे बैंकिंग, अब जैसे मैंने बैंकिंग निकाल लिया, अब मेरे को सभी जो मतलब कुछ कॉन्ग्रेचुलेट, कुछ बोलते हैं नहीं बेटा अब तू IAS कर ले, KS कर ले, सभी IAS KS थोड़ी ना करेंगे। मैं बैंकिंग में आया था, मेरा बैंकिंग इसीलिए मैं आया था क्योंकि इसने IBPS PO आते ही रिजल्ट निकाल दिया था और जल्दी जल्दी मेंस लिया और जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आ गया। तो मैंने देखा कि IBPS जल्दी जॉब देगा, ये है कि इसमें कोई करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। बट एक बार मैंने देखी है कि रियासी में जहाँ तो बैंकिंग कोई करता नहीं है या कुछ भी है। अब जैसे मैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट से मेरा रैंक हमेशा नंबर 1 उस पर रहता था JK बैंक के बैंकिंग वो टेस्ट में। तो मेरे को काफ़ी बंदों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करते थे, कोई कश्मीर से था, कोई सांबा से, कोई जम्मू से, कुछ पौनी से, इधर उधर से मेरे को बंदों ने, बड़े ज़्यादा बंदों ने मैसेज किया और मैं सभी को मतलब सभी की क्यूरी हैंडल करता था। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं घर था तो मेरा भी कोई मतलब इतना नहीं था बैंक में जिसको मैं पूछ सकता था कुछ, जहाँ आपने कैसे प्रिपेयर किया, जब मैं कैसे करूँ। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अगर 1% भी इनके मतलब मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, अगर जो मतलब अब यही अगर आप हार्ड वर्क तो आप कर सकते हो, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है फिर आप जितना भी हार्ड वर्क करोगे तो 3-4-5 साल लग जाएंगे। बट अगर आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली, जैसे मेरे को 1 साल के अंदर ही सारे रिजल्ट मिला, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। बट एक बात है कि आज तक एक भी रियासी के बच्चे ने मेरे को नहीं पूछा, जहाँ तो रियासी में बैंकिंग के बारे में लोगों को पता नहीं है। अब आप सोचोगे जॉब्स, इतनी ज़्यादा जॉब्स तो है नहीं, बट एक बैंकिंग ही मेरे को लगता है ऐसा है जो टाइम टू टाइम, एक ऊपर से इसके 1 साल में 5-6 एग्ज़ाम होते ही होते हैं। तो इसमें यह है कि बंदा मतलब डीमोटिवेट नहीं होता। अगर आपका पहला एग्ज़ाम नहीं आए तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उतनी देर में दूसरा एग्ज़ाम आ गया होगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होगे, ये आपको डीमोटिवेट होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये है कि अगर आप बैंकिंग, अब जैसे बैंकिंग में रट्टे वाला भी कुछ नहीं है, बैंकिंग का सिलेबस एक थोड़ा अपग्रेडेड टाइप है। अगर आप रट्टा, जैसे हम ज़्यादातर, अब जैसे श्रीनगर के बच्चे JK बैंक में कम हुए थे, जम्मू के बच्चे ज़्यादा हुए थे, क्योंकि जम्मू के बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर के बच्चे। श्रीनगर के बच्चे रट्टे लगा सकते हैं, बट ये है कि बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा मतलब अपग्रेड टाइप का, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, सही तरीके से प्रैक्टिस। जैसे मैंने अन अकेडमी लिया था तो वहाँ पे वो मैथड तो सही बताते थे, फिर आप जितनी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ज़्यादा अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये है कि रियासी के आज तक मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि बैंकिंग का है भी क्या। और मैंने तो देखा था PO तो चलो छोड़ो, बैंकिंग एसोसिएट में भी मैंने कोई सुना नहीं। एक पौनी का लड़का था जिसने मेरे को मैसेज किया था कि मेरा बैंकिंग एसोसिएट उसका हुआ, अंकुश नाम है उसका। बाकी तो मैंने अभी तक कोई सुना नहीं और ना ही मेरे को आज तक किसी ने कांटेक्ट किया। और अभी तक मेरे को 50 से ज़्यादा बच्चों ने कांटेक्ट किया बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से, बट रियासी का किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। तो राघव, जैसे आपने बात करी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में हार्डली मतलब बहुत कम लोगों का सिलेक्शन जो है वो हुआ है, चाहे वो बात करें हम JNK बैंक की या फिर पंजाब नेशनल बैंक की या SBI की। मगर अब मुझे ये चीज़ बताएं कि जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सक्सेस अचीव नहीं किया है, उन बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या एक पैटर्न है, क्या एक सिस्टम है, क्या रूटीन मतलब रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? कोई एक टिप्स मतलब देना चाहेंगे आप? जैसे सबसे पहले तो बैंकिंग के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट हैं प्री के लिए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अब जैसे मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मेरे से इंग्लिश पे इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे मैं पहले था वैसे ही मैंने बड़ी ज़्यादा अपने से बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट इंग्लिश पे मैं बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर पाया। तो एक टाइम पे तो मैंने छोड़ दिया कि इंग्लिश तो मेरी होगी नहीं, एवरेज। फिर मेरे को था कि मेरे को इसको मतलब कहीं से तो फिल करना था। तो फिर मैंने क्या किया, क्वांट को इम्प्रूव किया इतना ज़्यादा कि मेरी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इसमें आपको ये है कि बाकी सब्जेक्ट में अगर आप एवरेज भी लोगे, एक सब्जेक्ट में अगर आप एक्सीलेंट ले लोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग सेंटर ही सब कुछ है, सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर 70% बच्चे तो जाते हैं मौज मस्ती, जैसे मैं गया था, फन के लिए जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है डेडिकेटेड, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे। क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे को मिले थे ना, जितने भी टॉपर्स तो जो भी थे ना इस जम्मू के, तो अभी तो मेरा मैक्सिमम बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन है, तो वो जहाँ तो खुद पढ़े हैं, जहाँ तो अन अकेडमी, जहाँ तो अड्डा की उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली थी और वो घर में लॉकडाउन में खुद पढ़े, खुद से उन्होंने प्रैक्टिस की। बट जो कोचिंग सेंटर जाएंगे, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है बैंकिंग को यहाँ क्रैक करने के। इसमें मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी, वहाँ पे बेस्ट टीचर थे, मैं डेली का एक मॉक टेस्ट देता था। अब बैंकिंग में मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी। इसमें मेन है स्पीड। अब जैसे JK SSB के एग्ज़ाम है, वहाँ पे स्पीड का इतना नहीं होता क्योंकि उसमें इनफ टाइम होता है और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने भी दिया था JK SSB का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसमें मेरे 75 थे, मैं 15 दिन ही प्रिपेयर करके गया था। और मैं सोचा अगर मैं इसको भी ज़्यादा टाइम देता तो इसमें मैं अच्छे मार्क्स ले सकता था। मैंने लास्ट में ही उसमें प्रिपेयर किया था जब उसकी डेट आई थी, क्योंकि मेरा मेन तो बैंकिंग था। उस टाइम बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो मैंने सोचा लो इसमें भी एक एफ़र्ट दे दिया जाए, अगर भरा हुआ है तो फिर
ये है कि बैंकिंग का सिलेबस रट्टे वाला नहीं है, इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड चाहिए। और मेंस में तो मैं बोलता हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जहाँ जिनकी जीके अच्छी है, क्वांट और रीजनिंग मेंस की काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। और अगर आप घर बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। आशीष, कितने आवर्स का टाइम देना चाहिए मिनिमम? जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरे लिए कंटेंट बहुत सारा कंटेंट था, मतलब समुंदर था एक टाइप से। मेरे को काफ़ी ज़्यादा जितना भी मैं मतलब ले सकता था तो मैंने ट्राई किया। उस टाइम पे तो मैक्सिमम मेरा टाइम मतलब लग जाता था डेली का जितना भी होता है 10 to 12 घंटे। बट आहिस्ता 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 जब मेरी स्पीड बन गई और एग्ज़ाम सारे डिले होते गए कोरोना की वजह से, मैंने तो जुलाई में रखा था, जुलाई तक मेरी प्रिपरेशन हो जाए मार्च में। जब जुलाई में मेरा एग्ज़ाम डिले हो गए सारे, तो फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया, तो फिर 10 से 12 से टाइम 10 हो गया, फिर 10 से 8, लास्ट में तो 4-5 घंटे से भी हो गया। बट ये है कि उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जैसे अब मेरी प्रिपरेशन, अब मैं कोई भी एग्ज़ाम दूँ तो अब मेरे को 4-5 घंटे भी इनफ हैं। बट स्टार्टिंग में तो 10 से 12 घंटे मैंने दिए बिना रुके। काफ़ी शादियाँ थी, शादियों का सीज़न भी आया था, बट मैंने सभी को अवॉइड किया। और मैं मतलब स्टडी टाइम से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, क्योंकि मेरे को था कि इस साल एग्ज़ाम निकालना भी है किसी भी हालत पे, और करके दिखाना ही है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और घर वालों को प्राउड फील करवाने की ये एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, और डेफिनेटली अब तो काफ़ी खुश हैं सब। तो ये थे हमारे साथ आज की खास बातचीत में हमारी रियासी के अघार बलियों के रहने वाले राघव अली, जिन्होंने हाल ही में बैक टू बैक 4 बैंकिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और जिनकी स्टोरी से आई होप बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट होंगे और उनके दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।